बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, 12वीं सदी ईसवी में चंगेज खान की क़यादत में सहराए गोबी के शिमाल से खूनखार मंगोल बगोला उठा, जिसने सिर्फ चंद दहाइयों में ही दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। मंगोल लश्करों के सामने चीन, ख्वारज़म, वस्त एशिया, मशरकी यूरोप और बगदाद की हुकूमतें रेत की दीवारें साबित हुईं। मंगोल हमले का मतलब बेदरेग कत्लेआम और शहर के शहर की मुकम्मल तबाही थी। दुनिया तस्लीम कर चुकी थी कि इन वहशियों से मुकाबला नामुमकिन है। मंगोल नाकाबिले शिकस्त हैं। मंगोलों ने पहले ख्वारज़म की ईंट से ईंट बजाई और फिर 500 साल से जायद कायम खिलाफत अब्बासिया को अंजाम से दोचार किया। उन्होंने ख्वारज़म में खोपड़ियों के मीनार बनाए तो बगदाद में इतना खून बहाया कि गलियों में कीचड़ और ताफुन की वजह से अरसे तक चलना मुमकिन न रहा। इस पुराशोभ दौर में मुसलमानों की हैसियत कटी पतंग की सी थी। मुसलमान नफसियाती तौर पर किसी मुकाबले के काबिल नजर न आते थे। ऐसे में मिस्र में कायम ममलूक सल्तनत एक मध्यम सी उम्मीद की लौ थी, वही सल्तनत जिसकी बागडोर गुलाम और गुलामजादों के हाथ में थी। मंगोलों का अगला हदफ भी यही मुस्लिम रियासत थी, वो आखिरी रियासत जिसकी शिकस्त मुसलमानों के सियासी वजूद में आखिरी कील साबित होती। ममलूक भी इस खौफनाक खतरे का पूरा इदराक रखते थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि आज नहीं तो कल ये मार्का होकर रहेगा, और ये मार्का हुआ। साल था सितंबर 1260 यानी 1260 और मैदान था ऐन जालूत। मंगोल मुस्लिम सियासी वजूद को खत्म करने सर पर पहुंच चुके थे। किसी तूफान की तरह जो बड़ी बड़ी सल्तनतों को खसो खाशाक की तरह बहा कर ले गए थे। आज उनके मद्दे मुकाबिल ममलूक थे, जिसकी कयादत सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस कर रहे थे। वही बैबरस जो कभी खुद भी फकत चंद दीनार के एवज फरोख्त हुए थे। कम वसाइल और अददी कम तरी के बावजूद बैबरस को यह मार्का हर हाल में जीतना था। मुसलमानों की सियासी बका और आजादी को कायम रखने के लिए आखिरी सिपाही, आखिरी तीर और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़नी थी। तबले जंग बजा। बदमस्त ताकत और जुनून के दरमियान गुमसान की जंग हुई। ताकतवर मंगोल जब अपनी तलवार चलाते थे तो उनका वार रोकना मुश्किल तरीन काम होता था, मगर आज जब ममलूक वार रोकते तो तलवारें टकराने से चिंगारियां उठती, और फिर जब जवाबी वार करते तो मंगोलों के लिए रोकना मुश्किल हो जाता। मंगोलों ने ममलूकों को दहशत ज़दा करने की भरपूर कोशिश की, मगर वो लश्कर नहीं था जो मरूब हो जाता। उन्होंने कभी ऐसे जुनूनी लश्कर का सामना नहीं किया था। वो पहले पसपा हुए और फिर अनहोनी हुई। मंगोल मैदान जंग से भाग खड़े हुए। ममलूकों ने उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। मामला यहां तक पहुंचा कि भागते मंगोलों को आम शहरियों ने भी कत्ल करना शुरू कर दिया, और ये वहम कि मंगोल नाकाबिले शिकस्त हैं ऐन जालूत के मैदान में हमेशा के लिए दफन हो गया। नाजरीन, गुलामों ने रुकनुद्दीन बैबरस की कयादत में मुस्लिम सियासी वजूद की जंग जीत ली और रहती दुनिया तक ये एजाज अपने नाम कर लिया। इस मार्के के बाद मंगोल पेशकदमी न सिर्फ रुक गई, बल्कि आने वाले बरसों में बैबरस ने मंगोल मफ्तू इलाके भी उनसे वापस छीन लिए। नाजरीन, मंगोलों को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद दुनिया भर में रुकनुद्दीन बैबरस की धाक बैठ गई और वो अबू अल फतह यानी फुतुहात का बाप कहलाया। दुनिया भर में उनके नाम का डंका बजता था। मंगोल तो क्या, अहले मगरिब भी उनके नाम से डरते थे। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने अपनी खुदादाद सलाहियतों से मंगोलों को भी तोड़ डाला और सलीबी जंगों में भी फाते रहा। फ्रांसीसी बादशाह किंग लुइस 9 को शिकस्त देने वाली मिस्री फौज का भी कमांडर था। उसने कमजोर और कम तरक्की याफ्ता फौज को भी फ्रांसीसी बादशाह के सामने खड़ा कर दिया और उन्हें भागने पर मजबूर किया।
मुस्लिम दुनिया अपने इस अजीम हीरो के मुतालिक बहुत कम जानती है। एक ऐसा हीरो जिसने उनके सियासी वजूद की जंग बड़ी बेजिगरी से लड़ी, जिसकी पुश्त पर कोई कबीला भी न था और जो कभी फकत चंद दीनार के एवज खुद बाजार में बिका था, मगर जो मसाइब का मुकाबला करना जानता था, जो हिम्मत नहीं हारता था और जो उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ता था। तुर्कियन नस्ल सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस के नाम का मतलब है कि अमीर, लॉर्ड, नोबल। ये लफ्ज बैबरस हुक्मरान के मानी में भी लिया जाता है, जबकि चीता इस लफ्ज के आम मानी है। नाजरीन, रुकनुद्दीन बैबरस का दौर शाम और मिस्र में कायम ममलिकत के तहफ्फुज के हवाले से मिसाली दौर माना जाता है। जब उसने खित्ते से यूरोपीय हमलावरों के खौफ का खात्मा कर दिया था, वो एक ढाल था। उसने उन इलाकों को मंगोलों और सलीबी जंगों के शौकीन मगरबी हमलावरों से महफूज बना दिया था। खित्ते के लोग सुख का सांस ले सकते थे। यही नहीं, उसने मिस्री सल्तनत में वुसअत भी पैदा की। नाजरीन, रुकनुद्दीन बैबरस की जिंदगी के मुतालिक मजीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल info@adil को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात मिलती रहेंगी। रुकनुद्दीन बैबरस के आबाओ अजदाद बहरे अस्वद के शिमाल में वाक़े दश्त कपचक के बाशिंदे थे, ताहम पैदाइश के हवाले से तारीख में कुछ अबहाम पाया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने 12 दिसंबर सन 1227 ईस्वी से 29 नवंबर सन 1228 के दरमियानी अरसे में जन्म लिया। बाज तारीखी कुतुब में 1247 में उनकी उम्र तकरीबन 24 बरस दर्ज है, जिससे सन पैदाइश 1223 बनता है। उनका खानदान मंगोलों के कबीले से निकलकर सन 1242 में बल्गारिया पहुंचा था, मगर जल्द ही मंगोलों ने बल्गारिया को भी सरनिगू कर लिया। बाद में वो 2 बार बिके और ये खरीदो फरोख्त मंगोलों की मौत बन गई। पहले ये गुलाम सिवास की गुलाम मंडी में भेजा गया, बाद अज़ां वो दूसरी गुलाम मंडी हुमा में फरोख्त हुआ। एक आला अफसर इला-अद-दीन उसे तरक्की देने की नीयत से मिस्र ले आया, मगर किस्मत में अभी और भी कुछ सीखना लिखा था, क्योंकि जब उनके आका को ही हुक्मराने मिस्र अस्साले अल अय्यूब ने गिरफ्तार कर लिया तो सभी गुलाम भी जेरे हिरासत चले गए। बादशाह यूब ने बैबरस को अपनी फौज का कमांडर बना दिया। वो गजा के मशरिक में लड़ी जाने वाली जंग ला फोरबी बैटल ऑफ ला फोर्ब में फातेह बनकर निकला। सन 1260 में मंगोलों को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद वो फातेह मिस्र बना। सैफुद्दीन कुतूज जंग में घायल होने के बाद चल बसे। 24 अक्टूबर को उनकी रस्में ताजपोशी अदा की गई। उनकी मकबूलियत का यह आलम था कि 3 बेटों में से 2 तख्त नशी हुए। यूं एक गुलाम ने मिस्र में भी सल्तनत की बुनियाद रखी। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।